नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 20 जनवरी सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के इस अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के लिए खुशखबरी, बेड पर मुफ्त में मिलेगा तीनों टाइम का खाना। हरियाणा पुलिस भर्ती में ऐसे होगी उम्मीदवारों की एज काउंट, अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने दूर किया भ्रम। अहिरवाल में राव का एक छत्र राज निपटाने की तैयारी, राव नरवीर सिंह व अभय यादव विरोध में उतरे, एक्सपर्ट बोले बीजेपी का प्लान। हरियाणा की पहली HSDRF में शामिल होंगे अग्निवीर, 2227 जवान इस साल होने जा रहे हैं रिटायर। हरियाणा में नौनिहालों के दाखिले का नया नियम, पहली कक्षा में एडमिशन के लिए अब इतनी उम्र हो गई है जरूरी। बजट 2026 अपडेट, न्यू टैक्स रिज्यूम में शामिल होंगे ये बड़े बदलाव। सीएम सैनी 26 जनवरी को गुरुग्राम में फहराएंगे तिरंगा, तो वहीं अनिल विज यमुनानगर में फहराएंगे तिरंगा। हरियाणा में HCS भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी, प्रीलिम्स 26 अप्रैल को, 27 से 19 जून तक होगी मुख्य परीक्षा, अगस्त से सितंबर में होगा इंटरव्यू। हरियाणा में वार्षिक और पूरक परीक्षाओं का शेड्यूल जारी, SCERT तय करेगा प्रश्न पत्र। करनाल में अब सेकंड्स में कटेगा टोल टैक्स, ताइवानी कंपनी ने लगाया मेनलेस हाई टैक्स सिस्टम, 50 मीटर दूर से पकड़ेंगे सेंसर, तो वहीं ओवर स्पीड का चालान भी कटेगा। हरियाणा में PGT कंप्यूटर साइंस भर्ती बनी सबसे लंबी भर्ती प्रक्रिया, अभ्यर्थी हुए परेशान। दिल्ली गुरुग्राम से राजस्थान की आवाजाही होगी अब आसान, इन दो एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बनेगा नया हाईवे। और पानीपत, सोनीपत व रोहतक में आशा वर्करों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया, बोली ऑनलाइन काम और बढ़ते बोझ से हैं परेशान। और अब खबरें विस्तार से। पूरे हरियाणा में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2 दिन से शीतलहर का प्रभाव भी थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। सूर्य देव के दर्शन भी हो रहे हैं। लोग पार्कों और छतों पर धूप सेकते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा धुंध कम होने से सड़कों पर वाहनों की गति भी सामान्य नजर आई। पिछले 2 सप्ताह से ठंड ने खूब तीखे तेवर दिखाए हैं, जिससे दिन और रात का तापमान भी सामान्य से नीचे पहुंच गया था। अब एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हाड़ कपा देने वाली ठंड के तेवर ढीले पड़ते हुए दिखाई दिए। प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी से हिसार शहर का तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, तो वहीं न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि हरियाणा में जनवरी महीने के अंत के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 22 जनवरी के बाद लगातार जनवरी के अंत और फरवरी महीने की शुरुआत तक बारिश की संभावना बन रही है, जिससे मौसम खराब रहने वाला है, जिसके कारण अभी ठंड से राहत के आसार नहीं है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से हरियाणा पुलिस के 5,500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 जनवरी से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 25 जनवरी रात 12 बजे तक आवेदन कर पाएंगे। इसी बीच आवेदकों में आयु को लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति देखने को मिली है। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कांस्टेबलों की भर्ती की आयु पर असमंजस को दूर करने का प्रयास किया। चेयरमैन ने स्पष्ट कर दिया कि अभ्यर्थियों की आयु की गणना पुलिस रूल्स के मुताबिक होगी, यानी कि जिस महीने में भर्ती होगी उस महीने की पहली तारीख को आधार मानकर अभ्यर्थी की आयु निर्धारित की जाएगी। आयोग द्वारा पहले ही साफ किया जा चुका है कि जिन अभ्यर्थियों ने 2024 में रद्द हुई पुलिस भर्ती में आवेदन किया था, उन्हें इस नई भर्ती में एज रिलैक्सेशन यानी आयु में राहत दी जाएगी। चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि पुलिस रूल्स में बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस महीने में भर्ती की जाएगी उस महीने की पहली तारीख को आधार बनाकर ही अभ्यर्थी की आयु को कैलकुलेट किया जाएगा। वह भर्ती कब होगी यह अभी निर्धारित नहीं किया गया है, अभी सिर्फ आवेदन लिए जा रहे हैं। चेयरमैन की तरफ से उम्मीदवारों को समझाने के लिए उदाहरण भी पेश किया गया। मान लीजिए यदि किसी वर्ष में 20 अगस्त को भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है तो 1 अगस्त को आधार मानकर उम्मीदवार की आयु को कैलकुलेट किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को एक बार फिर से राहत देने का फैसला लिया है। प्रदेश में गठित की जा रही पहली हरियाणा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी HSDRF में बड़ी संख्या में अग्निवीरों को शामिल किया जाएगा। इस साल 2022-23 में भर्ती हुए 2227 अग्निवीरों का पहला बैच रिटायर होने जा रहा है। डॉक्टर सुमिता मिश्रा सोमवार को चंडीगढ़ में एक हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता कर रही थी। बैठक में उन्होंने HSDRF के गठन से जुड़ी हुई प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम की बुनियादी ढांचे
ढांचे के विकास, जनशक्ति की तैनाती, विशेष प्रशिक्षण प्रोटोकॉल और परिचालन तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। हरियाणा सरकार अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता और आरक्षण दे रही है। साथ ही पुलिस, फायर सर्विसेज, जेल विभाग, वन विभाग, माइनिंग और हरियाणा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में भी प्राथमिकता दे रही है। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में ऐलान किया है कि 100% योग्य अग्निवीरों को सरकारी विभागों में नौकरी मिलेगी। ये नीति युवाओं में देशभक्ति बढ़ाने वाली अग्निपथ योजना को सपोर्ट करती है। अहिरवाल क्षेत्र की सियासत में एक छत्र राज कर रहे राव इंद्रजीत पर पहली बार सीधे जुबानी हमले हो रहे हैं, और वो भी नाम लेकर। नायब सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह और पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव खुलकर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और प्रदेश में कैबिनेट मंत्री उनकी बेटी आरती राव को सीधे निशाने पर ले रहे हैं। राव इंद्रजीत के लिए छोटे दिल वाला और अहिर समाज के ठेकेदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रविवार को राव नरबीर सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि राव इंद्रजीत पर उम्र का तकाजा है, वे पुरानी बातें भूल गए हैं। मेरा तो राजनीतिक जीवन ही राव इंद्रजीत को हराकर शुरू हुआ है। 26 साल की उम्र में मैंने जाटूसाना जाकर राव इंद्रजीत को उनके गढ़ में हराया था। असल में अहिर वोटरों के प्रभाव वाली 11 विधानसभा सीटों वाले अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी नेताओं में मचे घमासान पर पार्टी की चुप्पी भी हैरान कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस खुली बयानबाजी को पार्टी हाईकमान की मौन स्वीकृति प्रदान है। राव नरबीर और डॉक्टर अभय सिंह को खुली छूट मिली हुई है, तभी तो सार्वजनिक मंचों पर इस तरह की बयानबाजी के बावजूद भी किसी पर अभी तक अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि सोमवार को दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा कि पार्टी इसका संज्ञान लेगी। जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी, इन नेताओं को बुलाया जाएगा और उनसे बातचीत की जाएगी। हरियाणा में स्कूली बच्चों से जुड़ी हुई एक नई अपडेट सामने आई है। बता दें कि सरकार ने बच्चों के दाखिले करवाने के नियमों में कुछ परिवर्तन किया है। नए नियमों के अनुसार अब 6 साल से कम उम्र के बच्चों का पहली कक्षा में एडमिशन नहीं किया जाएगा। पहले 6 साल से कम उम्र के बच्चे का एडमिशन पहली कक्षा में कर लिया जाता था, लेकिन अब 6 साल के बच्चे का ही एडमिशन पहली कक्षा में लिया जाएगा। सरकार द्वारा यह फैसला पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों और नई शिक्षा नीति के तहत लिया गया है। ऐसे में अब सरकार ने स्कूलों में एडमिशन को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। नए नियमों के अनुसार अब 6 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन प्री प्राइमरी कक्षाओं में ही होगा। पहले सरकार ने पहली कक्षा के दाखिले पर 6 महीने की छूट दे रखी थी, जिसे अब हटा दिया गया है। सरकार द्वारा ये निर्देश बच्चों के शारीरिक विकास और उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इससे सटे हरियाणा के गुरुग्राम जिले से राजस्थान के बीच आवागमन करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बता दें कि अंबाला नारनौल एक्सप्रेसवे यानी NH 152D को दिल्ली और गुरुग्राम के बीच बने द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए एक नए हाईवे का निर्माण किया जाएगा। अच्छी खबर यह है कि इस नए हाईवे की निर्माण योजना को हरियाणा सरकार की ओर से मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस नए सड़क मार्ग के बनने से दिल्ली जयपुर हाईवे यानी NH 48 से ट्रैफिक दबाव को कम करने में मदद मिल पाएगी। वहीं नारनौल में बन रहे लॉजिस्टिक हब में से आवाजाही करने वाले वाहनों को अब दिल्ली और गुरुग्राम आने के लिए एक बेहतर विकल्प की सुविधा भी मिलने वाली है। इस नए सड़क मार्ग के बनने से राजस्थान तथा अंबाला की ओर जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी मिल सकेगा। इसे द्वारका एक्सप्रेसवे से गुरुग्राम की खेड़की दोला के पास जोड़ा जाएगा। पश्चिमी दिल्ली से राजस्थान की ओर आने वाले लोगों को भी इससे बेहतर विकल्प मिल पाएगा। उन्हें दिल्ली जयपुर हाईवे के ट्रैफिक दबाव को नहीं झेलना पड़ेगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC ने HCS भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार HCS प्रीलिम्स परीक्षा 26 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। इसके बाद 27 से 29 जून तक मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस कराई जाएगी। हालांकि आयोग की ओर से अभी HCS भर्ती को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन परीक्षा का शेड्यूल पहले ही घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही आयोग ने इंटरव्यू के लिए भी अनुमानित समय तय किया है। HPSC के अनुसार अगस्त से सितंबर के दौरान उम्मीदवारों के इंटरव्यू ले जाएंगे। हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा यानी HCS 2026 की तैयारी कर रही उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट है। राज्य सरकार ने HCS परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया है। अब प्रीलिम्स का पेपर 400 अंकों का होगा, जिसमें से 2 पेपर शामिल होंगे। इसके साथ ही मेंस परीक्षा में भी जरूरी बदलाव किए गए हैं। जो उम्मीदवार हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अब नए पैटर्न के अनुसार पढ़ाई करनी होगी। चयन प्रक्रिया 3 चरणों में आयोजित करवाई जाएगी, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू शामिल है। जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, केवल वही आगे मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे और मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही इंटरव्यू चरण के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
हरियाणा के करनाल जिले में नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले वाहन ड्राइवरों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। अब टोल टैक्स चुकाने के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोल कलेक्शन सिस्टम में बड़ा बदलाव करते हुए मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिसके तहत चलती हुई गाड़ियों से ही टोल सेकंडों में ऑटोमेटिक तरीके से काट लिया जाएगा। ताइवानी कंपनी की ओर से लगाई गई इस नए हाईटेक सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि टोल लेन से 50 मीटर दूर स्पीड को मापने के लिए सेंसर और कैमरे लगाए गए हैं। यदि कोई वाहन चालक तेज गति से टोल प्लाजा से निकलने की कोशिश करेगा, उसे स्पीड कैच करने वाले कैमरे पकड़ लेंगे। इस पर उसका टोल तो कटेगा ही, वाहन की डिटेल पुलिस तक भी पहुंच जाएगी। साथ ही अगर किसी के फास्टैग में अमाउंट नहीं है तो उसको चालान भुगतना पड़ेगा। यहाँ बता दें कि टोल टैक्स की इस नई व्यवस्था का ट्रायल हरियाणा और गुजरात में किया जा रहा है। हरियाणा में इसके लिए बस्ताड़ा टोल प्लाजा को चुना गया है। इसके लिए टोल प्लाजा और टोल बैरियर हटाने की तैयारी की जा रही है। इस स्वचालित सिस्टम से जहाँ टोल वसूली में पारदर्शिता और तेजी आएगी, वहीं बिना रुके सफर करने से समय की बचत भी होगी। अगर कोई गाड़ी 120 की स्पीड में भी है तो भी टोल कट जाएगा। अगर किसी के फास्टैग में अमाउंट नहीं है तो उसको चालान भुगतना पड़ेगा। इससे टोल चोरी तो रुकेगी ही, जाम की समस्या भी खत्म होगी और वाहन चालकों का समय भी बचेगा। इसका उद्घाटन 26 जनवरी को होगा। हरियाणा के भिवानी स्थित चौधरी बंसीलाल अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। यहाँ मरीजों को तीनों पहर का भोजन न केवल बेड पर बल्कि पूरी तरह से मुफ्त यानी फ्री मिलेगा। भिवानी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक घनश्याम सराफ ने रविवार को नारियल फोड़कर इस मुफ्त भोजन व्यवस्था का शुभारंभ किया। चौधरी बंसीलाल सिविल अस्पताल में भर्ती मरीजों को अब सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का भोजन और रात्रि भोजन उनके बेड पर ही बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा। महाराजा अग्रसेन सेवा समिति भिवानी की ओर से इस सुविधा को मरीजों के लिए शुरू किया गया है। महाराजा अग्रसेन सेवा समिति के कार्यकारिणी सदस्य अमित बंसल ने बताया कि इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई भी मरीज भूखा न रहे और भोजन सबके लिए जीवनदान बन सके। यहाँ मरीजों को दिए जाने वाला भोजन सिविल अस्पताल की रसोई में ही वहाँ के कुक द्वारा डॉक्टरों द्वारा बताए गए डाइट प्लान के आधार पर तैयार करवाया जाएगा, जो कि सात्विक और पूरी तरह से पौष्टिक होगा। हरियाणा में पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भर्ती पिछले कई सालों से अटकी हुई है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भर्ती पिछले 7 साल में पूरी नहीं हो पाई है। ये भर्ती साल 2019 में विज्ञापित की गई थी। यह भर्ती पहले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के पास थी, बाद में इसे HPSC को ट्रांसफर कर दिया गया। अभ्यर्थी भर्ती को पूरी करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए अभ्यर्थी कमीशन चेयरमैन से लेकर मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री तक मुलाकात कर चुके हैं। उस समय इस भर्ती के तहत 1411 पद थे। इसके बाद 3 साल तक कुछ नहीं किया गया। फिर यह भर्ती HPSC को स्थानांतरित कर दी गई। इसके बाद जून 2023 में HPSC द्वारा 1711 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। फिर सर्विस रूल को लेकर चैलेंज किया गया। 28 सितंबर 2023 से स्टे लग गया, पर उसी साल दिसंबर में स्टे हट गया और कमीशन की तरफ से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए गए। अभ्यर्थी ने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की। आखिर में जून 2025 में लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ, मगर मामला फिर से कोर्ट पहुंच गया। ऐसे में 7 साल हो चुके हैं, मगर ये भर्ती प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। हरियाणा में विद्यार्थियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय यानी HBSC ने कक्षा 1 से 8वीं तक की वार्षिक और पूर्व परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके अनुसार वार्षिक परीक्षाएं मार्च में करवाई जाएंगी, तो वहीं पूरक परीक्षाएं अप्रैल और मई में आयोजित करवाई जाएंगी। शिक्षा निदेशालय ने इससे संबंधित सभी तैयारियों के लिए जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। वार्षिक परीक्षाओं में 1 से लेकर 5वीं तक की परीक्षाएं 13 मार्च से शुरू होकर 18 मार्च तक चलेंगी। 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा तक की परीक्षाएं 11 मार्च से शुरू होंगी और 18 मार्च तक चलेंगी। इसके अलावा परीक्षाओं का समय सुबह 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक का रहेगा और भाषा व अन्य विषयों का समय 2 घंटे रहेगा। शिक्षा निदेशालय ने डेटशीट जारी करने के साथ साथ बच्चों को उनका सिलेबस रिवाइज कराने के निर्देश भी दिए हैं। पूरक परीक्षाओं का प्रावधान नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के तहत किया गया है। यह परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए होगी जो या तो वार्षिक परीक्षा में फेल हुए हैं या अपने प्राप्त अंकों से खुश नहीं है। यह परीक्षा 20 अप्रैल से शुरू होगी और मई के पहले सप्ताह तक चलेगी। कक्षा 1 से 5वीं तक की परीक्षाएं 20 अप्रैल से शुरू होगी और 25 अप्रैल तक चलेंगी। कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक की परीक्षाएं 20 अप्रैल से शुरू होकर 1 मई तक चलेंगी। मुख्यालय तकनीकी ग्रुप EME दिल्ली द्वारा मल्टीटास्क स्टाफ व मैकेनिक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपना आवेदन भेज सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। MTS के पदों के लिए आवेदक 10वीं पास होने चाहिए, तो वहीं अपार्टमेंट मैकेनिक के लिए आवेदक 12वीं पास होने चाहिए तथा फिटर ट्रेड में ITI धारक होना चाहिए। टेलीकॉम मैकेनिक के लिए आवेदक 12वीं पास होने चाहिए तथा संबंधित ट्रेड में ITI धारक होने चाहिए। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क के रूप में पैसे
पैसे नहीं देने होंगे। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तिथि की बात करें तो 23 जनवरी है। सैलरी 18,000 रुपए से लेकर 81,100 रुपए अलग अलग पोस्ट वाइज पर मंथ मिलेगी। साल 2026 का बजट पास होने में अब महज कुछ ही दिनों का समय शेष बचा है। ऐसे में बजट से सभी लोगों ने काफी उम्मीदें लगाई हुई हैं। 1 फरवरी को जब फाइनेंस मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पास करेंगी तो सबसे ज्यादा फोकस यानी कि फायदा अब की बार मिडिल क्लास और नौकरी पैसा वाले लोगों को मिलने वाला है। खबरें सामने आ रही हैं कि नए टैक्स रिज्यूम के तहत 17 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री किया जा सकता है। इससे पहले भी सरकार की तरफ से 12 लाख इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया था। सरकार की तरफ से नए टैक्स रिज्यूम को इस वजह से भी शुरू किया गया था जिससे कि डिडक्शन देने के झंझट से बचा जा सके। नए रिज्यूम में ना तो HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस का फायदा मिलता है और ना ही मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम करने की सुविधा, जिस वजह से मेडिकल खर्च भी काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस को रिज्यूम शामिल करना काफी जरूरी हो गया है। एक्सपर्ट की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अब की बार इसे बजट में शामिल किया जा सकता है। सरकार की तरफ से लॉन्ग टर्म कैपिटल लाभ पर लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख करने पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है, जिससे कि इन्वेस्टर ज्यादा भरोसे के साथ शेयर बाजार में आसानी से इन्वेस्ट कर सकें। नए टैक्स रिज्यूम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया था। अब एक्सपर्ट की तरफ से सुझाव दिया जा रहा है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए इसके लिमिट को और भी बढ़ा देना चाहिए, यानी अब यह 1 लाख देखने को मिल सकती है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सोमवार को 105 मिनट के संक्षिप्त दौरे पर भारत पहुंचे। वो शाम करीब 4:30 बजे भारत पहुंचे थे। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर रिसीव किया। दोनों नेताओं के बीच ट्रेड और डिफेंस को लेकर 9 बड़े समझौते हुए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि ये दौरा छोटा था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इस दौरान दोनों नेताओं की मौजूदगी में कई दस्तावेजों का आदान प्रदान भी किया गया। विदेश सचिव ने कहा कि इस दौरे की अहमियत यूएई राष्ट्रपति के साथ आए प्रतिनिधि मंडल से समझी जा सकती है। इस प्रतिनिधि मंडल में अबू धाबी और दुबई के शाही परिवारों के सदस्य और कई सीनियर मंत्री व अधिकारी शामिल थे। दोनों देशों के बीच लंबे समय से ऊर्जा आपूर्ति को लेकर भी मजबूत साझेदारी हुई है। ये दौरा भारत यूएई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और आगे बढ़ाने तथा आपसी हितों से जुड़े हुए क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग के नए रास्ते खोलने का अवसर भी देगा। भारत और यूएई के बीच साल 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र यानी ब्रिक्स और यूएफआई जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी करीबी सहयोग करते रहे हैं। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होता है। साथ ही आपको यहाँ पर बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 26 दिसंबर को पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे थे। पीएम शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर यूएई प्रेसिडेंट को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 324 अंक गिरकर 83,246 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 108 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 25,585 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी के ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर छोड़कर सभी सेक्टर्स में बिकवाली देखने को मिली। मीडिया सेक्टर में सबसे अधिक यानी 1.84% की गिरावट रही। बाजार में दिन भर भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सुबह की गिरावट के बाद दोपहर के कारोबार में बाजार निचले स्तरों से रिकवर होता हुआ नजर आया। सेंसेक्स अपने दिन के निचले स्तर से 350 अंक रिकवर हुआ और निफ्टी 100 अंक से ज्यादा रिकवर हुआ। चांदी के दाम 3,02,000 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गए। इसमें 15,000 रुपए से ज्यादा की तेजी आई है। एमसीएक्स पर 15 दिसंबर 2025 के आसपास चांदी पहली बार 2 लाख रुपए पर पहुंची थी। यानी चांदी को 2 लाख से 3 लाख तक पहुंचने में सिर्फ 1 महीने का समय लगा। वहीं इसे 1 से 2 लाख तक पहुंचने में 9 महीने, जबकि 50,000 से लेकर 1 लाख तक पहुंचने में 14 साल लगे थे। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।